नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो इस साल के फरवरी और मार्च महीने को ऑलरेडी पिछले कई सालों के मुकाबले सबसे हॉटेस्ट फरवरी और मार्च का दर्जा तो मिल ही चुका है। और अभी अप्रैल में जब भी आप घर से निकलते हो तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने बाहर हीटर चला के रखा है। तो आखिरकार इस बढ़ती और तपती गर्मी का रीजन क्या हो सकता है? आप में से शायद ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मेजर रीजन है इस गर्मी का। आपने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन इसके अलावा भी एक और रीजन है जिसके चलते ये गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो रीजन है हीट वेव्स। धूप गुर्राए, बॉडी ग्लूकोज चूसे उसे मजा आए। तो आखिरकार ये हीट वेव्स क्या चीज है और ये एक इशू ऑफ कंसर्न क्यों बन रहा है, आइए जानते हैं इन डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। India, it is in the grip of an extreme heat wave with temperatures in the capital Delhi topping 40 degrees Celsius. A deadly heat wave is silently killing lives and livelihoods. The numbers are scary. Look at this map. They're all red. तो आखिरकार हीट वेव्स है क्या? जब किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन का जो टेम्परेचर है वो एबनॉर्मली राइज करने लग जाए, तब उस रीजन को हम एक हीट वेव जोन कंसीडर करेंगे। इंडिया में हीट वेव्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। अभी मार्च से लेकर जून के महीने तक ये ऑलमोस्ट चलते रहते हैं, कभी कभी जुलाई या अगस्त तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं। अब हम हीट वेव जोन को एकदम स्पेसिफिकली डिफाइन करने के लिए जो कंडीशन लगाया जाता है, आइए समझते हैं। नंबर 1, किसी जगह को एक हीट वेव जोन तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर राइज कर जाएगा, अगर वो एक प्लेन रीजन है। और हिली रीजन के लिए अगर ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो उसको एक हीट वेव जोन कंसीडर किया जाएगा। नंबर 2, अगर किसी प्लेन रीजन में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज नहीं कर रहे हैं तो उसके 5 या 6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की बढ़ोतरी पर उसको एक हीट वेव जोन कंसीडर किया जाएगा। और जब टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उसको एक सीवियर हीट वेव जोन कंसीडर किया जाएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या IMD के एक रिपोर्ट के हिसाब से 1981 से लेकर 1990 के बीच में इंडिया में सिर्फ 413 दिन ही ऐसे थे जब इंडिया को हीट वेव्स का सामना करना पड़ा, और ये नंबर बढ़कर 600 दिन तक पहुंच गए 2011 से लेकर 2020 के बीच में। तो अब आप ये सोच ही सकते हो कि अगले आने वाले दशक में ये नंबर बढ़कर कितना ज्यादा होने वाला है। तो अब आइए उन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर जरा अपनी नजर दौड़ाते हैं जिनके चलते हीट वेव एक मेजर इशू ऑफ कंसर्न बन चुका है। नंबर 1, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। इंडिया का एक मेजर पॉपुलेशन का सेक्टर डेली वेजेड वर्किंग बेसिस पर काम करता है। तो जब ये टेम्परेचर्स बहुत ही ज़्यादा राइज कर जाएंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाला है, जिससे कि ओवरऑल GDP पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और लॉन्ग टर्म में उन वर्कर्स के हेल्थ पर एक गहरा प्रभाव तो एडिशनली पड़ने ही वाला है। नंबर 2, एग्रीकल्चरल सेक्टर पर इम्पैक्ट। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर वीट प्रोडक्शन में बहुत ही लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं उन फार्मर्स को इस तपती गर्मी की वजह से। और ओवरऑल इंडिया में 6 से 7% तक लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं वीट प्रोडक्शन में इस तपती हीट वेव्स के चलते। लाइफ स्टॉक या कैटल जो भी आप कह लो, वो हमारे देश का एक कितना बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसके बारे में अब क्या ही कहना। आप ये समझ ही सकते हो कि अमूल जैसे कंपनी जो कि कम्प्लीटली कैटल्स पर डिपेंडेंट है, वहाँ पर 36 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स काम करते हैं। तो इन हीट वेव्स के चलते एक बहुत ही गहरा नुकसान आ सकता है हमारे देश के लाइफ स्टॉक पर। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से सन 2100 के आते आते इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 25% से घट जाएगा इन तपती हीट वेव्स के चलते। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जो यूसेज है वो बढ़ता चला जाएगा। ऑब्वियसली गर्मी बढ़ने की वजह से लोग फैंस, एसीज, कूलर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज तो बढ़ेगा ही। ऑन एन एवरेज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अप्रैल और मई में विंटर्स के मुकाबले 13 से लेकर 30% तक इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूसेज होता है नॉर्दर्न इंडिया में। नंबर 4, ह्यूमन मोर्टेलिटी। इन हीट वेव्स के चलते आए दिन ही हमें देखने को मिलता है कि लोग जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है इन हीट वेव से, जैसे कि जो लोग एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, तो उनको ज्यादा रिस्क है इन हीट वेव से, जिसके चलते उनको अक्सर ही सनस्ट्रोक या सनबर्न होता रहता है और कई बार लोगों की मौत भी होती है। टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक रिपोर्ट के हिसाब से सन 2100 के आते आते लगभग 1.5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है इन तपती हीट वेव्स के चलते।
तो अब आइए कुछ ऐसे पॉसिबल स्ट्रेटेजीज देखते हैं जिनके चलते लोग या फिर कैटल जो कि ज़्यादा वल्नरेबल है इन हीट वेव से, उनको बचाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। हमारी केंद्र सरकार कुछ ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर सकती है जिसके चलते इस हीट वेव के जो इम्पैक्ट्स है उनको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है उनका जो फोरकास्ट सिस्टम है वो भी इतना वेल डेवलप्ड है कि इन हीट वेव्स को पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली लोगों और लाइफ स्टॉक्स को पहले से ही इस बारे में वार्न करके उनके जिंदगियों को इम्पैक्ट होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा हमारी सरकार एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी इनिशिएट कर सकती है जिसके चलते एड्स या फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस हीट वेव्स के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में सूचना दी जा सके। सो कंक्लूजन में मैं ही कहूंगा कि डेफिनेटली हीट वेव्स एक मेजर इशू ऑफ कंसर्न है जिसके चलते इंडिया के करोड़ों लोगों के लाइव्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो डेफिनेटली इसको टैकल करने के लिए हम सबको ही एक अपना वे ऑफ लुक फॉरवर्ड होना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इससे चैनल की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।